न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन हम इसको सीधे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ेंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई वो जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूटन ने जो लॉ लाया वो कैसे कैसे आ रहा था। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जहाँ पे डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर को आदिश मात्रा कहा जाता है और वेक्टर को सादिश। जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, आदिश मतलब डायरेक्शन नहीं है, सादिश मतलब डायरेक्शन है, पहला चीज। और मैग्नीट्यूड दोनों में होता है, इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है। मतलब कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। पहले समझ लेते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे मैग्नीट्यूड जो नंबर के बाद जो यूनिट होता है, जैसे 2 है, ये ग्राम हो गया, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, लीटर हो गया, ये सब मैग्नीट्यूड होता है। अब देखते हैं कि ये डायरेक्शन वाला क्या है। जैसे कि पहले इसको समझते हैं, डिस्टेंस स्केलर कैसे है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे है। डिस्टेंस स्केलर कैसे, मतलब डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलते हैं ये 10 किलोमीटर है, ये 12 किलोमीटर है, और ये मान लेते हैं 25 किलोमीटर है। सेम यहाँ भी मान लेते हैं 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। अब ये देखते हैं कि ए से कोई पर्सन है, ए से जिसको सी में जाना है लेकिन बी से होते हुए जाना है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ए से बी में जाएगा, फिर सी में जाएगा, ऐसे। तो इस डिस्टेंस कितना कवर किया, ए से बी का डिस्टेंस हुआ 10 किलोमीटर, प्लस बी से सी का डिस्टेंस हुआ 12 किलोमीटर। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 22 किलोमीटर। यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड तो है। अब यहाँ पे जो पर्सन है उसको सी में जाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बी से जाए, कहीं से भी जाए, बस सी में पहुँचना है। तो वो कैसे जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से चला जाएगा। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से सी जाने में, 25 किलोमीटर। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड है। अब समझते हैं डायरेक्शन कैसे जानेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ए को सी से जाने में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बताइए, किस डायरेक्शन से गया, तो हम इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ए से बी में ये साउथ में गया, फिर बी से सी में ईस्ट में गया, तो ये ऐसे साउथ और ऐसे ईस्ट, तो इसका कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं था, यानी नो डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ये क्या हुआ, स्केलर। लेकिन इसी डायग्राम में अगर ये बोला जाए ए से सी में जाने के क्रम में इसका आप स्पेसिफिक डायरेक्शन बताइए, तो आप इसका एक डायरेक्शन बता सकते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ हमको एक डायरेक्शन भी मिल रहा है, मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है। यहाँ डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है। एक डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। डायरेक्शन मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। डायरेक्शन नहीं मिला, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला। तो ये स्केलर क्वांटिटी हुआ, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। यहाँ पे दोनों है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हुआ। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हुआ तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। अब एक और एग्जांपल के थ्रू साधारण भाषा में समझते हैं वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। अगर कोई ये बोले कि जब भी मैं कार या बाइक चलाता हूँ तो मेरी स्पीड हमेशा 80 किलोमीटर पर आवर होती है, तो वो क्या बता रहा है, अपना स्पीड।
कि जब भी वो बाइक या गाड़ी चलाता है, कार चलाता है, तो वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाता है, तो वो उसका स्पीड हुआ। लेकिन सेम पर्सन अगर वो ये बोले कि जब भी मैं नॉर्थ की तरफ बाइक या कार चलाता हूँ तो मेरी स्पीड होती है 80 किलोमीटर पर आवर, तो हमको इससे एक समझ में है कि जब वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात कर रहा है, जब वो नॉर्थ की बात कर रहा है, नॉर्थ में ही जब वो चला रहा है, तब उसका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है प्लस ये डायरेक्शन भी बता रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो साउथ में चलाएगा तब भी उसका स्पीड यही रहेगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बता रहा है। जब भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बताएगा तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे, कि नॉर्थ की तरफ जब भी वो चलाता है तो उसका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होता है, तो ये स्पीड नहीं होगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा। विदाउट डायरेक्शन जब वो बोलेगा जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ मेरी स्पीड ये होती है, तो वो स्पीड ही रहेगा। तो ये है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। अब समझते हैं वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकता है। वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो डायरेक्शन में चेंज किया जाए। डायरेक्शन मतलब ये नहीं कि ईस्ट में जा रहा है तो नॉर्थ में, जो हल्का सा टर्निंग आ गया उसको हम लोग बोल रहे हैं। या तो थोड़े से डायरेक्शन में चेंज आ जाए, या फिर उसके स्पीड में चेंज आ जाए। यानी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, अचानक ब्रेक मारा या एक्सेलरेट किया तो वो मान लो 100 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो ये इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो डायरेक्शन और स्पीड चेंज होने से वेलोसिटी भी चेंज होता है। तो वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, या वेग में परिवर्तन। तो ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है लिखने में और बोलने में, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। इसके लिए एक वर्ड है, चेंज इन वेलोसिटी के लिए एक टर्म यूज किया गया है जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन या बोल लीजिए या चेंज इन वेलोसिटी बोल लीजिए, दोनों बराबर है, सेम है। जब भी वेलोसिटी की स्पीड में या थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंज आएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होता है उसको अच्छे से और समझ लेते हैं। फिजिक्स में मास, बॉडी और ऑब्जेक्ट, इसको एक ही टर्म से डिनोट करते हैं, एम। ऑब्जेक्ट, बॉडी, मास, इसको हम हमेशा एम से डिनोट करते हैं। अब इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे और बस में भी सफ़र कर रहे होंगे। इमेजिन कीजिए आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं। एक बार आप दिल्ली से जयपुर गए बस से, अगली बार भी आप जब दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं तो आप ट्रेन से जा रहे हैं। लग्जरी बस है और ट्रेन जो है आप स्लीपर में जा रहे हैं, दोनों में आप सो के ही जा रहे हैं। तो आपको ज़्यादा टायर्डनेस फील कब होगा, मतलब ट्रेन में ज़्यादा टायर्डनेस फील होगा या बस में होगा? आप कितने भी लग्जरी बस में चले जाइए, ट्रेन में आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, आपको थकान कम लगेगा, और बस में आपको थकान ज़्यादा लगेगा। इसका कारण जानते हैं कैसे? ये है आपका बॉडी, ऑब्जेक्ट या मास, जिसको हम एम से डिनोट करें। ये समझ लीजिए बस में एक बॉडी है या आप हैं, इसको हम लोग एम से डिनोट कर रहे हैं। बस दिल्ली से जयपुर जा रही है तो उसकी एक गति होगी, मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। जब ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो बहुत सारे टर्निंग आएंगे, या बस की जो स्पीड होगी वो भी कम ज़्यादा ये सब होगी। मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी, दिल्ली से जयपुर का डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, इस डायरेक्शन में बस जा रही है तो हल्का फुल्का टर्निंग आएगा, ब्रेकर आएगा, ट्रैफिक आएगा, तो बस की जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी। जरूरी नहीं एकदम 60 में कांस्टेंट स्पीड में नहीं चलेगा। तो जब भी चेंज होगा वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इतना लिखने की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन। जब भी बस में वेलोसिटी में चेंज आएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। जब भी एक्सेलरेशन आता है और हमारे मास पे लगता है, यानी जब भी बस में एक्सेलरेशन होगा तो उसका फ़र्क हमारे ऊपर पड़ेगा।
तो हम हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स महसूस करेंगे, यानी हमारी बॉडी में एक बाह्य बल लगेगा जिस वजह से हमको टायर्डनेस फील होता है, थकान फील होता है। वही ट्रेन में बस के कंपैरिजन में टर्निंग कम होता है। दूसरा चीज़ कि जो ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो भी अधिकतर कांस्टेंट ही रहती है, बस के जैसे ज़्यादा घटती बढ़ती नहीं है। तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा, बस का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। जब भी एक्सेलरेशन होगा, हमारे बॉडी में एक्सेलरेशन का इफेक्ट पड़ेगा, तब एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा। इसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारे बॉडी में थकान महसूस होता है। यही कारण है कि बस में हमको ज़्यादा थकान महसूस होता है जबकि ट्रेन में नहीं होता है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा हमारे ऊपर एक्सेलरेशन के लगने से। यही है फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहीं से आगे चल के इसी का एक अपडेटेड वर्जन है, या इसी को आगे बढ़ा के न्यूटन ने एक लॉ लाया जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो मूव करना ही पसंद करेगी, वो रुकेगी नहीं। जैसे अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टली ही थ्रो करते हैं ग्राउंड में, तो वो हमेशा मूव करेगी, कभी रुकेगी नहीं जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई इन द सेंस कि जब हम बॉल को हॉरिजॉन्टली किसी ग्राउंड में थ्रो करेंगे तो वो रुकती तो है, लेकिन वो क्यों रुकती है? क्योंकि उसके अगेंस्ट एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, और दूसरा एयर भी उसको रोकने का काम करता है। ये तीन चीज़ें लगती हैं तब जाके वो बॉल रुकती है। अगर ये तीन चीज़ें नहीं होती और हम किसी बॉल को थ्रो करते तो वो हमेशा मूव ही करते रहते। सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने जगह पे है, यानी टेबल पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या टीवी ही रखा हुआ है, जब तक हम इसको मूव नहीं करेंगे ये कभी मूव नहीं होगी, अपने जगह पे हमेशा रहेगी। अब इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये यहाँ के लिए नहीं था, ये स्पेस के लिए था। जैसे अर्थ है, अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड, तो अर्थ कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि स्पेस में ना तो एयर होता है, ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और न ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसलिए अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है और कभी रुकती नहीं है। बाकी प्लैनेट भी, सैटेलाइट भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन सैटेलाइट में यूज़ होता है। जैसे ये अर्थ है, मान लीजिए, यहाँ से रॉकेट लॉन्चर से हम सैटेलाइट को भेजें। अब सैटेलाइट क्या करेगा? अर्थ के चारों ओर कंटिन्यूसली एक चक्कर लगाता रहेगा, ऐसे ऐसे एक मूवमेंट मिला। रॉकेट चक्कर लगाते लगाते सडनली सैटेलाइट को छोड़ देगा। अब सैटेलाइट को छोड़ा तो सैटेलाइट भी तो रॉकेट के साथ ही मूव कर रहा था। जब सैटेलाइट को छोड़ा तो रॉकेट की स्पीड में सैटेलाइट ऐसे मूव करने लग गया अर्थ के चारों, और ये मूव करता रहेगा, हमेशा करता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो रॉकेट से सैटेलाइट को छोड़ना ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से ही आया था। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सैटेलाइट भी कभी रुकेगा नहीं। तो ये एप्लीकेशन जो आया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से ही आया।